अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने कमेंट्स भी उस पे देने हैं। आज हम बात करेंगे जी पीटीआई की जो सियासी हैसियत है पार्लियामेंट के अंदर खत्म हो गई है, वो कैसे, उसके बारे में भी हम आपको तफसील बताएंगे। उसके अलावा जो मामला चल रहे हैं हुकूमत साजी के, वो कहाँ तक पहुंचे हैं, कहीं पहुंचे भी हैं कि वहीं पे बैठे हुए हैं जहां से पहले दिन के ऊपर थे, और क्यों मामला आपस में फंसे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल चलेगी उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और जो फेक वीडियोस, फेक खबरों का एक सिलसिला चल रहा है, उस सिलसिले में भी एक और एंकर की भी वीडियो की बात हो रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अब जम हो गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर। और कल उन्होंने 50 के करीब लोगों के बयाने हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए कौमी असेंबली के, और उन्होंने कहा कि हमें रिजर्व सीट्स दी जाएं। आज शायद कुछ और लोगों के भी कौमी असेंबली के उन्होंने जो है बयाने हल्फी जमा करवाए हैं। एग्जैक्ट तादाद नहीं पता, क्योंकि कल तो एक लेटर उनकी जज से जारी हुआ जिसमें 50 के थे नाम वगैरह। तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, एक तो ये कि पीटीआई की पार्लियामेंट के अंदर एज अ पीटीआई एक शनाख्त जो वो खत्म हो गया, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म के नीचे आ गए, तो वहां पे वो पार्टी अब होंगे वो। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या कोई रिजर्व सीटों के लिए कोई अपनी लिस्ट जमा करवाई हुई थी? अगर करवाई होगी तो जाहिर है पहले तो वो लिस्ट कंसीडर होगी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने लोग होंगे, और अगर उसके बाद उन्होंने ऐड करवाने हुए अददी एतबार के साथ, तो फिर पीटीआई के जो लोग हैं वो अकोमोडेट होंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि उनका मर्जर हुआ है और एक किस्म का जब मर्जर होता है किसी 2 पार्टीज़ का या किसी भी जगह तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है उसमें। ये बात इस हद तक ठीक है। आगे जाके वो अपना पार्लिमानी लीडर भी बेशक इन्हीं का होगा यकीनन पीटीआई का, लेकिन वो हम्म। नाम उसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या अपोज़िशन का जब दिया जाएगा, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम ही यूज़ होगा। कल हमारे प्रोग्राम में भी आए हुए थे शुएब शाहीन साहब। उन्होंने अगरचे इस चीज़ का कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन हम जब दोबारा करवाएँगे, तो उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन हुआ कि जब मर्जर हो गया तो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा भी लिया जाए, तो पार्लियामेंट के अंदर उस मर्जर को कैसे उससे बाहर निकला जाएगा, उसकी हैयत और हैसियत क्या होगी? तो इस हवाले से कुछ कानूनी नुक्ते हैं जो बहुत अहम हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के जिस तरह कल भी हमने बात की थी, पीटीआई और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ थोड़ी-सी रिलैक्सेशंस नज़र आ रही हैं। जब जब से इमरान खान साहब ने ये बात की, अनाउंसमेंट की कि हम जाएँगे पार्लियामेंट में, पहले ये खतरा था कि पता नहीं वो जाएँगे या नहीं जाएँगे, तो हम पार्लियामेंट में जाएँगे और वहाँ पे जाके हम अपोज़िशन करेंगे, तब से उनके हवाले से उनके बंदे कुछ जो गायब थे वो सामने आए हैं, उनके केसेस के हवाले से अगर देख लिया जाए तो है। तो इसके अंदर अब क्या आगे जाके सूरत-ए-हाल बनती है, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से तो ये थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आता है कि अगर एक इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के, तो फिर किस तरीके से वो दोबारा उसमें वापस आएँगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जहाँ आपने मखसूस नशिस्तों की बात की है, अभी भी थोड़ी देर पहले उनके टिकट भी चल रहे थे, खबरें भी चल रही थी एक, और मैंने फैसलाबाद के एक ब्यूरो चीफ से भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने पता नहीं उस टाइम जमा करवाई थी, लेकिन उनके नाम कौन-कौन से हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जब वो उस वक़्त पता अब तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जिन-जिन लोगों ने मखसूस नशिस्तों में जितनी भी है वो अपने असासे जमा करवाए हैं। ज़ाहिर है इन्होंने जो पुरानी लिस्टें जिस तरह नून लीग ने फर्स्ट जमा करवाई है या पीपल्स पार्टी ने करवाई है, या अगर पीटीआई होती तो उन्होंने करवाई होती, तो वो अपने असासे जमा करवाते, ये ज़रूरी होता है, गोशवारे वगैरह जो भी है, उसे मेंबर बनने से पहले। तो जो हामिद रज़ा साहब हैं, इन्होंने कौन-सी लिस्ट जमा करवाई है? क्योंकि इनको तो नहीं पता था कि हम इत्तेहाद करने जाएँगे। लेकिन ये अभी जो खबर चली है, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि हम कल तक अपनी जो लिस्टें हैं, वो दे देंगे। अब वो लिस्टें कितनी एक्सेप्टेबल है, जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा, ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। लेकिन जिस तरह आसानियाँ जो है कुछ थोड़ी-सी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में जिस हिसाब से इस वक़्त बिल्कुल एक क्योस टाइप सूरत-ए-हाल है या गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, उसमें मेरे ख्याल में कि इस मखसूस नशिस्तों वाला शायद इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, क्योंकि जब मसले खड़े होने पे आते हैं ना, तो एक-एक चीज़ में मसला बनता है, और जब मसले खुलते हैं, हल होने शुरू होते हैं, तो वो एक-एक करके हल होने शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद यही है, बाकी ये था कि कल 30 ने जॉइन की थी, 50 ने जॉइन की थी, आज 32 ने और जॉइन कर लिया, अब 10 पीछे रह गए। और वो भी मैंने जब पूछा उनसे, रिपोर्टर वगैरह से वहाँ, तो उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जिन-जिन के करवाए थे, उन्होंने कल कर ली थी, अब 32 ने आज कर लिए, तो टोटल मिला के 82 का नंबर हो गया है, 10 अभी भी रहते हैं। तो देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या होता है।
अच्छा, उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन का एक स्टेटमेंट पहले आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मखसूस तारीख हमने दी थी जिसके अंदर लोगों ने अपनी तरजीही जो लिस्ट थी वो जमा करवा दी, और उस तारीख के बाद जो किसी की भी लिस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इस वजह से बहुत से जो लोग थे उनका ख्याल ये है कि अगर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या जो है जो पीटीआई है वो जाके अगर वहां पे क्लेम करेगी तो मुश्किल सूरत हाल है कि उनको रिजर्व सीट्स मिलें, क्योंकि एक मखसूस टाइम तक उनको जमा करवानी होती हैं। वो ना करवाए तो उसके बाद नहीं मिलती। फिर पहली बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी सवाल किया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी को 3 या 4 लोगों की जमा करवाई होगी तो 3-4 लोग पहले वो अकोमोडेट होंगे, उसके बाद आगे कोई पीटीआई वाले जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। तो 82 का फिगर आ गया, उसमें से हमें टोटल 92 है, क्योंकि 93 में से एक चला गया था नवाज लीग की, तो 92 है, 10 लोग और जो है वो रह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये था कि 60 के करीब लोगों का सुना था कि उन्होंने अपने हल्फनामे जो है वो जमा करवा दिए हुए, और सिंध की तरफ से भी आज कुछ लोग जो थे उन्होंने अपने जमा करवा दिए गए। अभी पंजाब की क्या सूरत हाल है, पंजाब के अंदर से कितने लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया हुआ सुन्नी इत्तेहाद को? उसकी तादाद उस तरह से सामने नहीं आई, लेकिन मैंने जब रिपोर्टर्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने कहा कि एमपीएस भी जो है वो मैक्सिमम गए हैं। बल्कि ये भी सुनने में आया है कि जिस जिस एमएनए के अंदर 2-2 एमपीए अगर जीते हुए हैं या एक जीता हुआ है तो वो गए हैं उसकी तादाद अनफॉर्चुनेटली सामने अभी तक नहीं आई, ना ही किसी तरफ से कोई 116 है। कंफर्मेशन आ रही है। हाँ, 116 है हाँ, पंजाब में ना। नहीं 116 तो है, लेकिन उसमें से कितने गए हैं जिन्होंने जाके बकायदा तौर पे ज्वाइन किया है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, ये तादाद सामने अभी तक नहीं आई। लेकिन ये जरूर बताया रिपोर्टर ने कि एमपीएस की भी अच्छी खासी तादाद है जिन्होंने बकायदा तौर पर अपना हलफनामा जमा करवा के उसके अंदर शिरकत की है। अच्छा, ज़हीर, ये जो मरकज़ के अंदर हुकूमत का के ऊपर डेडलॉक हुआ हुआ है। देखिए, पंजाब में तो कोई मसला है नहीं। इस वक़्त तक जो नवाज़ लीग है वो 190 प्लस जो है उनकी रिज़र्व्स मिला के सीट्स हो चुकी हुई हैं, और अभी तक नोटिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी तक आज़ाद उम्मीदवार जो काफ़ी ज़्यादा वो हैं उनकी भी जॉइनिंग जो है वो जारी है। तो मेरा जो लोग हैं उनका कहना यह है कि 200 क्रॉस कर जाएगी नवाज लीग जो है पंजाब असेंबली के अंदर, तो बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी है उनके पास, यानी कि बहुत ही मुश्किल होगा कोई 50-60 बंदा उनकी तरफ से टूटे कभी जाके तो फिर कोई तहरीक दम-ए-एतमाद टाइप की चीज हो। लेकिन अब तो है जस्टिस बंदयाल के बाद वो भी खत्म हो गया हुआ। सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उनकी बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी है, केपीके के अंदर पीटीआई की बड़ी है, बलोचिस्तान के अंदर अभी मिक्स अचार है। वहां पर नवाज लीग की 10 सीटें थी, कल रिकाउंटिंग में एक उनको मिली 11, 2 आज आजाद उम्मीदवार शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, ज्वाइन कर ली, उनकी होगी 13। पीटीआई 10 है, मौलाना भी 10 हो गए हैं, और उसके बाद बाकी जमातें हैं 54 के 56 में से। लेकिन बलोचिस्तान में अभी तक मसला बना हुआ है हुकूमत का, और पीपल्स पार्टी उसमें सनाउल्लाह ज़हरी को ले आई है कि जी हमने इसको अपना बनाना है वजीर आला। पहले हम बलोचिस्तान की बात करते हैं, फिर हम मरकज की बात करते हैं। तो वहां पे अक्सरियत तो नवाज लीग की है और पीपल्स पार्टी ने सनाउल्लाह ज़हरी को कर लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर मौलाना को, और मौलाना ने कह दिया जी हमने किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, और ना मिलाए तो बाकी पार्टियों को जो बार्गेनिंग जो होती है, आपको पता है सलाहियत, तो आसिफ अली जरदारी साहब के पास बहुत बेहतर होती है। तो क्या लग रहा है आपको कि आसिफ अली जरदारी साहब ही वहां पे हुकूमत बनाते नजर आ रहे हैं या नवाज लीग बना पाएगी? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो उन्होंने वहाँ जाके पहले भी जादू चलाया था। कुछ वहाँ पे जिस टाइम गए तो कुछ सरफराज बुगटी समेत इस किस्म की जॉइनिंग्स हुई थी, जिनको नून लीग ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे टेबल टॉक, डीलिंग और इस तरह की चीज़ें आती हैं, वहाँ पे आसिफ ज़रदारी साहब आपको एक स्टेप आगे नज़र आते हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब की जो पीपल्स पार्टी के साथ राइवलरी चल रही है, अगरचे फजलुर रहमान साहब की राइवलरी जो होती है वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होती दो है। के ऊपर तो चलती ये है। नहीं कह सकते आज के दिन तक तो उनकी राइवलरी नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के साथ है, क्योंकि अदम एतमाद से लेके पूरा, अगर आप पिछले जो एक हफ्ते में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया है, और उसके साथ साथ न सिर्फ उन्होंने लिया है बल्कि बिलावल साहब ने उस दिन राशिद सुमरों को लिया है कल परसों, और अब आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को आड़े हाथों लिया है। ये तो चल रहा है। ये एक नवाज लीग के पास जो एक ऐसा कार्ड है या एक ऐसी चीज है, क्योंकि इनकी 10-11 सीटें कम नहीं है, अच्छी खासी तादाद है, और फजल रहमान साहब को का एज जो है वो नून लीग को यकीनन हासिल है। लेकिन उसमें भी हाँ, अब वो देखना ये नवाज पड़ेगा शरीफ कि साहब के अगर देखा जाए ना तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं बोले अभी तक। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी नहीं बोल रहे, और मेरे ख्याल में अगर देखें दो है, एक को आड़े हाथों ले रहे हैं टिका के,
क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि जब जब बड़े ओहदे का ख्वाब देखते हैं मौलाना साहब आगे जरदारी साहब आगे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थोड़े बहुत इख्तलाफात है वो नवाज शरीफ साहब मिलकर मौलाना फजल रहमान से हल करवा देंगे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब भी अगर मौलाना को बलोचिस्तान की हद तक कोई चीज ऑफर करते हैं तो ये देखना पड़ेगा वो मौलाना साहब को कितना एक्सेप्टेबल होगा। सियासत में मैंने अगेन कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का उसी दिन उस अगले दिन देखने बयान किस तरह का आ गया था खलीफा फारूकी के एक्ट में, तो वो उन्होंने कहा था कि पीटीआई से आगे बात नहीं बढ़ी, इससे आगे तो जरदारी साहब के साथ भी रब्ता हो सकता है। तो वो उनका गेट जो है ना हर उसके लिए ओपन होता है, लेकिन मसला ये है कि वो उनको जब कोई ऑफर करने जाता है तो ऑफर क्या करता है। हाँ, मरकज के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है शनीला। इसमें दो चीजें, एक तो मैं आपको बड़ी अजीब सी एक बात है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने आपको पीपल पार्टी कहती है कि हमने आपको काबीना में ज्वाइन नहीं करना, हमने आईनी ओहदे लेने हैं। नून लीग इस चीज पे बाजिद है कि उस आईनी ओहदों में हमारा हिस्सा भी होगा, और ये भी कहने के लिए है आपको इस अखबार के तवसत से मुख्तलिफ ज़राए से खबरें सामने आ भी रही हैं कि वो बाजिद है कि आप भी काबीना का हिस्सा बने, हम अकेले इसका भार नहीं उठाएंगे। अब नून लीग जो है वो उनका हिस्सा बनाना चाहती है, पीपल्स पार्टी वहां पे बनना नहीं चाहती। इसको अगर थोड़ा सा बड़े दिलचस्प अंदाज में रिवर्स दूसरी साइड में लेके हैं पंजाब में उसी जगह पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनना चाहती है, वहां पे वो वाला असूल नहीं है। वो कहते हैं हमें भी कुछ पंजाब के अंदर दे, वहां पे थोड़ा सा ये पड़ा, हालांकि उनका नंबर अच्छा है, कंफर्टेबल नंबर है नून लीग का, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज के ऊपर जिद कर रहे हैं कि हमें दे। अब हैरानी की बात है कि वहां पे आप किस क्यों लेना चाहते हैं। अच्छा, वहां पे अब नून लीग यहाँ पे देना चाहती है, वहां पे नून लीग भी देना चाहती है, तो दोनों की जो पोजीशनें हैं बड़ी वफाक और पंजाब को लेके एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हैं। एक ने एक जगह एक पोजीशन ली है, दूसरी दूसरी जगह ली हुई है। लेकिन ये बात जरूर है कि अच्छा, इसमें एक चीज मैं और भी ऐड करता चलूं, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने जो वीडियो की थी, मैं मुशाहिद हुसैन की बात से 100% एग्री करता हूँ कि इस चीज को अगर आप रिवर्स देखें कि आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी लेना चाह रही है, इसको आप रिवर्स कर लें, आईनी ओहदे ले ले नून लीग, उसमें आईनी ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा तो सदर का होगा, वो नवाज शरीफ साहब के पास चले जाए। अच्छा, मुशाहिद साहब ने जिस तरह कहा ना कि वो पीपल्स पार्टी को ऑफर कर दे हुकूमत। अब अगर नून लीग ने अपनी सियासत बचानी है, अपोजिशन में उन्होंने नहीं बैठना, और ना ही वो बैठ सकती, ना ही उनके पास कोई ऑप्शन है। अगर हुकूमत में रहना है, ये एक बेस्ट है, आप अपनी फ्यूचर की सियासत भी बचा सकते हैं। अगर आप बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि बाद में उठाएगा तभी ना वो होगी, परफॉर्मेंस उसकी देखी जाएगी। आईनी तौर पे रिवर्स कर लें, जो जरदारी आपके साथ गेम कर रहा है यानी नून लीग के साथ, वही अगर नून लीग उसके ऊपर डट जाए, और मुशाहिद हुसैन का मशवरा बिल्कुल ठीक है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, क्योंकि देखें आसिफ जरदारी साहब कह सकते हैं कि हमने आपके भाई को बनाया था शहबाज शरीफ साहब को, तो ये उसका बदला उतारने के लिए कह रहे जी ठीक है, इस तरह शहबाज शरीफ साहब या नून लीग के अंदर वो भी नाराज नहीं होंगे, पंजाब आपको मिल जाएगा। ऐसा बयान नवाशी साहब का आ गया था जब उन्होंने सोर्सेज के जरिए कि उन्होंने कहा था कोई भी हुकूमत बना ले, हम ऑपोजिशन में बैठ जाते, तो तब जरदारी साहब को भी मसला पड़ गया था और फौरन इनकी टॉक्स जो थी वो दोबारा से स्टार्ट हुई थी, और उनके तर्जुमान ने भी आके कहा था कि नहीं नहीं हम अभी मामलात हल कर रहे हैं। मसला ये है जहीर कि आपने आते साथ ही आ जाना है आईएमएफ के पास, आईएमएफ के पास जाएंगे तो आपका ये बजट आएगा थोड़ा सख्त, तो पीपल्स पार्टी इस बजट का भार नहीं उठाना चाहती। पीपल्स पार्टी कह रही कि हम बाद में काबीना में शामिल होंगे, यानी कि जब आप थोड़े से मामलात को सेटल कर लेंगे, थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाए, क्योंकि सऊदीज के साथ चाइनीज के साथ नवाज शरीफ हुकूमत ज्यादा अच्छी तरह से डील कर सकती है, वहां से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कुछ चीजें बेहतर होगी, फिर हम मीठा मीठा खाने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, उसमें कुछ चीजें और ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी ये भी चाह रही है कि उनको सिंध का गवर्नर उनकी मर्जी से बने, उधर एमक्यूएम चाह रही है कि सिंध का गवर्नर जो है वो हमारा ही बने, और वो ये चाह रहे हैं कि हमारा मुकदमा नवाज लीग लड़े, उधर से जो चाह रहे हैं कि पंजाब का गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा बन जाए। उसमें यह कि पंजाब काबीना में हम चले जाए ना जाए, हुकूमत हो ना हो, लेकिन गवर्नर हाउस खुल जाता है ना फिर सियासतदानों के लिए, तो फिर गवर्नर बैठ के अपनी सियासत वहां पे चलाना शुरू कर देता है, जोड़ तोड़ ये सारा कुछ जो वहां पे शुरू हो जाता है। तो पीपल्स पार्टी इसी वजह से सारे आईनी ओहदों का काम करना चाह रही है कि प्रेसिडेंट हाउस भी खुला रहे, सियासतदान आते रहे हमारे वहां पे बैठ के, हम अपनी चिल्लाते रहे, गवर्नर्स हमें सारे मिल जाए तो हम बैठ के वहां पे अपने गवर्नर हाउस को खोल के अपनी सियासत जो है वो करते रहे। तो उस वजह से मामला चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आके मरी में बैठे हुए लेकिन सुन रहे हैं क्योंकि उनके जरदारी साहब के साथ कोई मुलाकात होगी। अब अगर पीटीआई कहती है कि मैंने ऑपोजिशन में बैठना है, ठीक है, वो अभी हुकूमत के लिए वो कोई जोड़ तोड़ नहीं करे, किसी से मुलाकात नहीं करे, साइज के कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, तो ऑप्शन तो दोनों इन जमातों के पास कोई नहीं है हुकूमत बनाने के अलावा, या ये हुकूमत बनाए या ये ऑपोजिशन में जाके दोनों बैठ जाएं, यही हो सकता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी नवाज लीग के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं हुआ।
ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, ना पीपल्स पार्टी पीछे हट सकती है, जिसने आपने खुद कहा कि जब उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है तो एकदम ये दोबारा से टॉक करने आगे, ना ही नून लीग पीछे हट सकती है, क्योंकि इस सूरत में क्रॉस भी हो सकता है, इस सूरत में कोई और बड़ा कदम भी हो सकता है जिसके हवाले से पाकिस्तान में हर टाइम खतरा भी रहता है, और ये तो भूल जाए कि इलेक्शन एकदम से दोबारा हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं इस ऐसा वजह से लगता कह है। रहा हूँ। अच्छा, मैं उस पॉइंट पे आने से पहले आपने जो सिंध वाला कहा है ना, मैं बोलता हूँ कि गिव एंड टेक में पीपल्स पार्टी को क्या ऑफर करते हैं, या किस तरीके से इनके मरकज में किस तरीके से किसका पलड़ा भारी रहता है, कि थोड़ा सा पीछे स्पेस देती है, हटती है नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज्यादा मान लेती है, या पीपल्स पार्टी पीछे हटती है और नून लीग की ज्यादा मान के ये वाली एक हो जाता है, इत्तेहाद हो जाता है। इसका फैसला होगा गवर्नर सिंध के साथ। अगर नून लीग पीछे हटेगी इस मामले में, काबीना में आना है नहीं आना, इसने पीपल्स पार्टी ने उसको किस तरह कन्विंस करना है, अगर नून लीग को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा, शनीला के सिंध का जो गवर्नर है वहां पे एमक्यूएम की तादाद है 17-18 एमएनए की, और जाहिर है उनके साथ मखसूस नशिस्तें भी आएंगी। वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ भी इस किस्म की डील बने जिसमें हमारा नुकसान हो, और उसके साथ एमक्यूएम भी हमसे नाराज हो जाए। एमक्यूएम की हिस्ट्री आपको पता है, उनका गवर्नर अगर ना बना तो वो किसी भी टाइम आपको थ्रेट करेंगे, वो अच्छा खासा नंबर है उनका, और फिर अदम एतमाद का खतरा और ये वगैरह वगैरह आपके सर के ऊपर आके लटकता रहेगा, तो खिचड़ी सी पकेगी। मेरे ख्याल में नून लीग जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि सिंध की जो गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम के पास रहे, या एमक्यूएम का अगर कोई नया बनना है, टसूरी साहब अगर उतर भी जाते हैं तो बने, तो ये एक डील ऐसी है जिसमें नून लीग को बड़े एहतियात के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुकाबला जो है इस टाइम वो आसिफ जरदारी के साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मरकज़ के अंदर यहीं पे सारे मामलात जो फँसे हुए हैं, और सूबों के अंदर कोई मसला नहीं, सिवाय बलूचिस्तान के, वहाँ पे किसकी हुकूमत बनेगी, 3 सूबे जो हैं वो सब, उसमें एक-एक जमात की मेजॉरिटी, उनको कोई मसला नहीं है। देखते हैं जी कल तक क्या सूरत-ए-हाल चलती है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल कॉन्क्रीट उसके ऊपर पहुँच नहीं सके। जहाँ तक मैंने फेक स्टोरी की बात की थी, मैं चलते-चलते सिर्फ एक वो खबर शेयर करना चाह रही हूँ कि हामिद मीर साहब ने नया दौर के ऊपर बैठ के ये बात कही थी कि मैंने एक लिस्ट दी थी राना सनाउल्लाह साहब को और आजम नजीर तारड़ साहब को, बलोचों की, जिस वक्त ये मारंग बलोच के यहाँ पे आया हुआ था धरना, और उन्होंने कहा 50 लोगों की थी जिसमें अदीब थे, शायर थे, और बाद में उन्हीं में से लोगों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया गया। राना सनाउल्लाह ने बात की नसरुल्लाह साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई लिस्ट मुझे नहीं दी गई, अगर मुझे ऐसी कोई लिस्ट दी गई होती तो दी गई है, हामिद मीर साहब बैठ जाएं, अपने जियो के सहाफियों की कमेटी बना दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा, ऐसी कोई लिस्ट नहीं। तो हामिद मीर साहब ने बाद में कहा कि नहीं नहीं, ऐसी लिस्ट मैंने खुद से नहीं दी, लेकिन मेरा उनको पहुंचाई गई थी ऐसी लिस्ट। और हालांकि हामिद मीर साहब का ऑन रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर बयान है, तो मेरा ख्याल में ये जो बयान आया था मारंग बलोच के टाइम पे और इलेक्शन से पहले, इसने काफी डैमेज किया नवाज लीग को बलोचिस्तान के अंदर, क्योंकि आपने बलोची सेंटिमेंट्स को उभारा। तो कल भी जो हम बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल में एंकर्स को, सहाफियों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप इस तरह किसी के ऊपर कत्ल के इल्जाम लगा दें तो ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी 2 दिन से चल रही है, एक दूसरे का जवाब भी दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब और हामिद मीर साहब। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और इससे मैं 100% इसलिए भी एग्री करता हूँ, माजी में भी इस तरह की मिसालें हैं कि साफियों को जो भी खबर दी जाए वो उसको फिल्टर कर दिया करें, खा वो किसी तरफ से भी आए, वो मुख्तदर हलकों की तरफ से आए, वो किसी एक पार्टी की तरफ से आए, उसको, क्योंकि अब आप देखें इसकी मिसाल ये है कि अभी जो 9 मई के बाद हुआ सारा कुछ, वो उसके ऊपर एक सबकी अपनी-अपनी लाइन थी। लेकिन उस वक़्त वो कह रहे थे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब जब इलेक्शन हुआ है तो सूरत तब्दील हो गई है। तो जिन-जिन साफियों ने उस वक़्त कोई और मौक़िफ़ लिया हुआ था, तो उन साफियों ने अब अपने मौक़िफ़ के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो टर्न लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह की उससे बचने के लिए कि सुबकी होती है बंदे की, तो पहले ही अपने सोच समझ तौर पे के, फ़िल्टर करनी चाहिए। सोच समझ के करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने खुद लिस्ट दी है, अब वो इस चीज से भी इनकारी हो रहे हैं। ये बात याद रखें कि मीडिया के अंदर हर चीज अब रिकॉर्ड हो जाती है, वीडियोस मौजूद होती हैं आपके, और वो वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। अब ये कोई अखबारी बयान नहीं है कि जिसको कोई कह देगा सोर्स के जरिए, आपकी वीडियो मौजूद होती है, वीडियो आपका पीछा करती रहती है। चले जी, कल हम देखते हैं कि हुकूमतें किस तरफ चलती हैं, क्योंकि 1 मार्च से पहले पहले हुकूमत तो बनानी होती है सबने, और सुना यही जा रहा है कि जी 1 मार्च को शायद हलफ उठा लेंगे वजीर आजम। तो देखते हैं जी कौन वजीर आजम बनता है, कौन हलफ उठाता है। पंजाब, सिंध और सरहद की हद तक तो हमें चीजें क्लियर है, बलूचिस्तान और मरकज जो है वो आने दिन वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।